बात मेंशन की। उन्होंने उनको बताया था कि इस समय जो मुहूर्त है, इस समय अगर कोई कंसीव करता है तो उसका नाम कई हजार सालों तक लिया जाएगा, और आज हम ले ही रहे हैं वेद व्यास। और अगर किसी ने पराशर और शास्त्र पढ़ ली ना, वो इतनी अच्छी गाइडेंस, अगर उसको कोई लिए अच्छी नहीं भी है, वो अपने आप को इतनी अच्छी गाइडेंस देगा कि वो आराम से सारे रास्तों से निकल जाएगा। ऐसे पूरे घर डिसाइड होगा। तो वो अन्नदान से ऊपर कोई दान नहीं माना है। और अन्नदान पका हुआ है कच्चा? और ये जो हमारी मोल्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, जिस तरह से हमारा चेहरा होता है, ये सब हमारे लास्ट बर्थ को डिफाइन करते हैं। और बताओ उसको कैसे मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं। और एक सवाल और आया मेरे पास में अचानक ही, कुंडली अगर हम बना रहे हैं, आपने बोला स्क्रीनशॉट है, तो मैं यहाँ था जब मैं पैदा हुआ, तो आपने कहा सन इस डिग्री पे था, ये इतनी डिग्री पे था, इस हिसाब से था। तो ये जो बनाया गया है, ये तो बहुत साल पहले बनाया गया है। आज तो साइंस में आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबको आना चाहिए, हिंदुस्तान में तो कम से कम। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस दिन राखी क्यों नहीं हो पा रही जबकि इस दिन बनती है, जन्माष्टमी क्यों नहीं हो पा रही। एक पराशर ऋषि, वेदव्यास ऋषि और जैमिनी ऋषि, मैं उसकी बुक को जब पढ़ता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। को एस्ट्रोलॉजी सब पे काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कैसे आपकी लाइफ में वो असर डाल सकती है, क्या है एस्ट्रोलॉजी असली में, और क्या इसके ऊपर बिलीव भी करना चाहिए, क्यों हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से सेम बात जब पूछते हैं वो अलग अलग आती है। आज इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमारे साथ में जो एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च वाले बंदे हैं, उनके साथ में हम डिटेल के अंदर ये चीज़ जानने वाले हैं। महाभारत देखिए। हाँ। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सत्यवती के होते थे। उनके फादर थे विचित्रवीर, लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर कौन थे? वेदव्यास। वेदव्यास के फादर कौन थे? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि और सत्यवती जी यमुना में थे, और सत्यवती उनको यमुना क्रॉस करा रही थी, तब पराशर जी की कंसीविंग हुई। उस टाइम रवि योग, रवि योग मतलब पंचांग में कुछ योग होते हैं, उनमें से एक योग है रवि योग। उसको बड़ा ऑस्पिशियस योग माना जाता है। और आपके चैनल से मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब रवि योग में कंसीविंग होती है तो आपका जो प्रोजेनी होती है, जो बच्चा होता है, वो काफी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। ये रवि योग बनता है सूर्य और चंद्र के नक्षत्र के डिफरेंस से। जब सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का नक्षत्र 4 नक्षत्र आगे है, 6 नक्षत्र आगे है, 9, 10, 13 और 20 नक्षत्र आगे है, इस पॉइंट पे रवि योग बनेगा। ये टेक्निकली शुक्ल पक्ष में ही बनता है, और कृष्ण पक्ष की या तो षष्ठी में बनता है या सप्तमी में बनता है। ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नो मून होता है, नो मून को अमावस्या बोलते हैं, फुल मून को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो जो नो मून से फुल मून का पीरियड होता है, ये होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो जो पूर्णिमा से अमावस्या का पीरियड होता है, फुल मून से नो मून का, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। वैनिंग एंड वैक्सिंग मून तो पता ही होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जो जितने भी रवि योग है, उसमें से सारे अभी रवि योग शुक्ल पक्ष में बनते हैं, और एक रवि योग कृष्ण पक्ष में बनता है। जो सन और मून से 20th नक्षत्र का जो डिफरेंस है, वो कृष्ण पक्ष की या षष्ठी तिथि में बनेगा या सप्तमी तिथि में बनेगा। इस टाइम पे कंसीविंग ऑफ अ चाइल्ड बहुत अच्छी मानी गई है। कंसीविंग या डिलीवरी? कंसीविंग, डिलीवरी भी। ओके। डिलीवरी भी, लेकिन कंसीविंग को ज्यादा महत्व दिया हुआ है। रवि योग उत्पन्न करने का योग माना जाता है। तो पराशर जी ने ही अपने क्लासिक्स में ये बात मेंशन की। उन्होंने उनको बताया था कि इस समय जो मुहूर्त है, इस समय अगर कोई कंसीव करता है तो उसका नाम कई हजार सालों तक लिया जाएगा, और आज हम ले ही रहे हैं वेद व्यास। पराशर, पराशर का मतलब होता है पराशु, प्राण को बचाने वाला। इनके पिता का नाम था शक्ति और इनकी माता का नाम था काली, और ये पराशर थे। और इनके बेटे का नाम था वेद व्यास, तो नाम जाना जाता है। इनके बेटे का नाम था कृष्ण द्विपायन इज इक्वल टू वेद व्यास जी। और कृष्ण नाम इसलिए था, अभी मैंने आपको कृष्ण का मीनिंग क्या बताया कृष्ण पक्ष में? ब्लैक। कृष्ण द्विपायन वो ब्लैक थे, डार्क थे। इवन हमारे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण भी डार्क थे। सीरियल वाले कृष्ण गोरे होते हैं, लेकिन कृष्ण का असली मीनिंग है डार्क और ब्लैक, जो इसका लिटरल मीनिंग है। तो वेद व्यास जी वॉज द बायोलॉजिकल फादर, क्योंकि सैरोगेसी टाइप कुछ हुआ था, नील योग बोलते हैं उसको, ऑफ 3 चाइल्ड्स। धृतराष्ट्र जो अंधा था, पांडु जिसका नाम पांडु सिर्फ इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुआ था पीला था, और विदुर, विदुर का मतलब होता है विद्वान, जिसका मतलब है जो बहुत कुछ था, बहुत विद्वान था। इसकी वजह जानोगे ना, हिल जाओगे। जब नियोग क्रिया हुई तो विदुर की जो मदर थी वो दासी थी। शी वॉज ब्लेस्ड दैट सेज वेद व्यास और कृष्ण द्विपावन इज विद हर। शी वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो उनके बेटे का नाम क्या पड़ा? विदुर। दासी पुत्र बोलते हैं विदुर को, लेकिन ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द लॉट। पांडु पीला था क्योंकि उसकी मदर डर गई थी, सहम गई थी। मतलब इट वॉज अ फोर्सफुल इवेंट। वंश को बढ़ाने के लिए ये फोर्सफुल इवेंट था एक तरह से, उनके माइंडसेट के हिसाब से। और जो धृतराष्ट्र की माँ थी, अंबा और अंबालिका की बात कर रहा हूँ, दोनों बहनें थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, स्टार्ट उन्होंने आंखें बंद ही रखी थी अपनी, तो आंखें बंद करने वाला का
जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन हुआ? अंधा। जो डर गई थी, जो सहम गई थी, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसको जॉन्टिस रहा था, पीला था बिल्कुल, उसको नाम दिया पांडु, उसको नाम दिया धृतराष्ट्र। और जो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी, उसको नाम दिया विदुर। तो कंसीविंग एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बॉडी ऑफ कंसीविंग होती है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं, जो उसके डर है या फीलिंग्स है या कुछ भी है, वो सब बच्चे पे आता है। ये यहाँ से पता चलता है। अगर माँ खुश है तो खुश बच्चा खुश मिजाज होगा। फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई? पराशर जी इज दी दाता ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन कलयुग। अब ये महाभारत का युग है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो महाभारत का युग खत्म होने के बाद कलयुग स्टार्ट हुआ राजा परीक्षित से। तो राजा परीक्षित के टाइम पे भी पराशर जी थे। पराशर जी एंड व्यास जी विटनेस बोथ द युग, और कल युग की स्टार्टिंग में वो थे। कल युग में जो एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पराशर होरा शास्त्र बोलते हैं, ये पराशर जी इसके राइटर है, और इसको इम्प्रोवाइज किया गया व्यास जी के द्वारा। और व्यास जी के एक और शिष्य थे, उनका नाम था ऋषि जैमिनी। ऋषि जैमिनी ने और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया पराशर होरा शास्त्र को, और उसको अपना नाम दिया जैमिनी सूत्रम। हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जिसको मैं भारतीय एस्ट्रोलॉजी का नाम देना चाहता हूँ। भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखने वाले, रचने वाले मेन दो ही ऋषि हैं, एक पराशर ऋषि, वेदव्यास ऋषि, और जैमिनी ऋषि। और इनका लीनेज ऐसे है, पराशर वॉज द फादर, वेदव्यास वॉज द सन, एंड जैमिनी वॉज द डिसाइपल ऑफ वेदव्यास। अग्नि पुराण में आपको इन तीनों के बारे में पता चल जाएगा। अग्नि पुराण क्या है? जैसे वेद है वैसे पुराण भी है ना, इन सबके एक तरह से ऑडिटर है वेद व्यास जी, उसमें सब लिखा होता है। हिंदुइज्म का मतलब ही ग्रंथ और पुराण है, और यही आजकल मतलब खत्म होते जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब 9 ग्रह नहीं है, 12 राशियां नहीं है, उससे बहुत बड़ी है एस्ट्रोलॉजी। समझाओ थोड़ा। मेरे तो 9 ही ग्रह सुने हैं, और 9 ग्रह भी मुझे ये पॉडकास्ट करते करते पता लगा कि जो हमने साइंस में 9 ग्रह पढ़े हैं और जो एस्ट्रोलॉजी के 9 ग्रह हैं वो भी अलग है। हाँ, तो थोड़ा समझाओ इस बात को। प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को पराशर जी ने अपनी होरा शास्त्र में कोई जगह नहीं दी। पैटर्न तक उन्होंने ग्रह माना। हमारे वैदिक वीकडेज भी 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे सन, मंडे मून, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे गुरु, फ्राइडे शुक्र, सैटरडे शनि। इन्हीं 7 को ग्रह माना है। इसके अलावा 2 नोट्स है। जब चंद्र और सूर्य के बीच में जो एक्स पॉइंट है, जिसमें वो इंटरसेक्ट करते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। एक साउथ का नोड है, एक नॉर्थ का नोड है। तो इन नोड्स को बोलते हैं राहु केतु। ये फिजिकली नजर नहीं आते, लेकिन इनका रेलिवेंस बहुत है। इनको वर्ड यूज किया गया अप्रकाश ग्रह, जिनका प्रकाश नहीं है। जिनका प्रकाश नहीं है। पराशर ने वर्ड यूज किया अप्रकाश ग्रह। इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रकाश ग्रह हैं। गुलिक, धूम, उपकेतु, इंद्रचाप, परिवेश, ये भी अप्रकाश ग्रह है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, नॉर्थ इंडिया में मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ, सिर्फ 1% एस्ट्रोलॉजर्स इन अप्रकाश ग्रहों के बारे में जानते हैं और यूज करते हैं। बाकी 99% को तो पता ही नहीं ये होते क्या, उनको इनको एस्ट्रोनॉमिकली निकाला कैसे जाता है। ये इतनी बड़ी साइंस है मेरे भाई साहिल भाई, इतनी बड़ी साइंस है जिसका मतलब आई कांट से 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। इट हैज टू बी स्टेटेड एज अ नेवर एंडिंग स्टडी। पराशर और शास्त्र की बात कर रहा हूँ, इसमें वेद और पुराण आ जाए तो 100% नेवर एंडिंग स्टडी है। ये जो 5 प्लेनेट आपने और बताए, ये इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्योंकि राहु केतु तो हमने सुने हैं, पर ये नए प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स, इनको सेंसिटिव पॉइंट्स बोलता हूँ मैं। अप्रकाश ग्रह शास्त्र का वो है। बुलिक को बृहस्पति और शनि का बेटा कहा गया है। जुपिटर एंड सैटर्न को मिला दो, उनका जब कंसीविंग होती है, सन बनता है, वो गुलिक है। रावण को मारने में सबसे बड़ा हाथ गुलिक का, वरना रावण को सारे ग्रहों को संभालना आता था। तो गुलिक काल में रावण मरा था, रिसर्च कर लेना, गुलिक काल बोलते हैं। गुलिक काल में उसकी डेथ कंसीडर हुई थी। सेकंड है धूम। धूम इज दी रेसिड्यू ऑफ सन। हमारा सोलर सिस्टम में सन है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सारा उसका जो रेसिड्यू निकलता है और एक जगह इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं धूम। धूम हमेशा एट द मैटर ऑफ रूल 4 राशि 13 डिग्री दूर होगा जहाँ पे सन प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, और जहाँ पे धूम बैठा है वहां ठाकुर तो गए हो, वहां प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इन प्लैनेट्स के बारे में भी किसी को कोई नॉलेज नहीं है। धूम केतु वाला होना है? हाँ, ये वही वाला धूम है, धूम केतु वाला धूम है, और धूम नहीं है, धूम केतु। धूम केतु। मैं खुद संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे को भी प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम आती है। और मैंने पता संस्कृत क्यों नहीं ली थी आज से कुछ साल पहले, जब स्कूल में कभी ऑप्शन आया था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त फ्रेंच और जर्मन की तरफ जा रहे थे, और मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज को आज भी। हमें अपनी बुक्स को, जो भी आजकल नए बच्चे हैं जो 2005 के बाद बॉर्न हुए हैं, अगर वो कोई भी पॉडकास्ट सुन रहा है,
हमें अपनी लैंग्वेज और अपनी बुक्स को बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। इसमें इतना ज्ञान है, इतना कुछ है। चाइनीज का भी इंग्लिश नहीं बोलता, रशियन का भी इंग्लिश नहीं बोलता, उनको अपनी लैंग्वेज प्राइड फील करते हैं, बट वी डोंट फील प्राइड इन आवर हिंदी लैंग्वेज और ग्रंथ और ये। लेकिन हमें प्राइड फील करना चाहिए। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो 2005 के बाद वाले बच्चे हैं, अगर वो इस चीज को अभी स्टडी करने लग जाएंगे ना, तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी ने गीता पढ़ ली ना, उसको डिप्रेशन हिट ही नहीं कर सकता। और अगर किसी ने पराशर और शास्त्र पढ़ ली ना, वो इतनी अच्छी गाइडेंस, अगर उसको कोई लिए अच्छी नहीं भी है, वो अपने आप को इतनी अच्छी गाइडेंस देगा कि वो आराम से सारे रास्तों से निकल जाएगा। हर बंदा एलोन मस्क नहीं बन सकता। नेचर में हर चीज का होना जरूरी है। सारे शेर नहीं हो सकते, सारे मगरमच्छ नहीं हो सकते, सारे हिरन नहीं हो सकते। हर चीज का होना जरूरी है, लेकिन द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस इज सेटिस्फेक्शन, एक्सेप्टेंस। जिस भी तरह से हम उस कुंडली को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर कर सकते हैं, हम वो करते हैं। तो आपने बताया किसी को शेर सवा शेर नहीं बना सकता, इसका मतलब ये है जो हमारी कुंडली में लिखा है हमारे साथ वही होगा? वही होगा, थोड़ा बहुत ऑल्टर किया जा सकता ऑल्टर डेफिनेशन? है। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट लिखा है, तो उसको बोलूंगा अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले, अपना टर्म इंश्योरेंस ले, और अपना गाड़ी का इंश्योरेंस ले, और गाड़ी ध्यान से चला। कम एक्सीडेंट नहीं रोक। तूफान आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है, तो अर्थक्वेक इंश्योरेंस दिलवा सकता हूँ, उस चीज के लिए आपको रेडी कर सकता हूँ, लेकिन उस इवेंट को नहीं रोका जा सकता। अगर उस इवेंट को रोका जा सकता तो महाभारत की होती। अरे उस टाइम स्कॉलर्स ही थे ना, वेद व्यास जी स्कॉलर थे, जो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर थे वो स्कॉलर थे, भीष्म पितामह स्कॉलर थे, फिर भी महाभारत हुई ना। इवेंट रोका नहीं जा सकता, इवेंट को मैनेज किया जा सकता। ये चीज हमेशा ध्यान रख। और जो जैसे बड़े इवेंट्स है, डेथ है एग्जांपल के लिए, तो डेथ भी कुंडली में लिखी है? ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ 8 के अलावा, वो 8 चिरंजीवी है, जो पैदा हुआ उसकी डेथ ना हो। और ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसके माँ बाप की डेथ ना हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर डेथ लिखी हुई है और कुंडली में आपने प्रेडिक्ट कर दिया इस दिन डेथ है, तो उस दिन नहीं होगी, या उसको मैनेज किया जा सकता है? आप टाइम फ्रेम बता सकते हो, आप लॉन्जिविटी को निकालने के 2-4 तरीके बताए गए हैं, उनमें निकाल सकते हो। और सटल तरीके से करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की तरह मंत्र, दान और उपवास, इन तीनों में से या तीनों में से कोई ना कोई रेमेडी कर। डेथ होगी, तबीयत खराब होगी, लॉसेस होंगे, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई जितना मर्जी बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाए, वो अपने इन 4-5 चीजों से बच नहीं सकता। अगर किसी का 7वें घर का लॉर्ड खराब है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, उसकी बीवी से नहीं बनेगी, उसको अपोजिट जेंडर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कुछ कर ले उल्टा लटक जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। किसी का 5th हाउस का लॉर्ड खराब है, तो उसके स्पर्म में डिफेक्ट आ जाएगा, चाहे वो जिम कर रहा हो, चाहे वो अंडे खा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। एक बात बताओ सर, आपकी हाइट और मेरी हाइट क्या हमारे मेहनत से आई है? हमारा जेंडर हमारे मेहनत से आया है? हम किस घर में पैदा हुए? लक अपना रोल प्ले करता है। और ये जो हमारी मोल्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, जिस तरह से हमारा चेहरा होता है, ये सब हमारे लास्ट बर्थ को डिफाइन करते हैं। और अब बताओ उसको कैसे मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं? मेरा एक बर्थ मार्क है पेट में, मेरे आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरा बर्थ मार्क क्यों है? मैं सोचता रहता था, छोटा सा ही बर्थ मार्क, ऐसा लगता है किसी ने मारा हुआ है चाकू या मतलब उस तरह से। तो जब मैं ये होरा शास्त्र पढ़ रहा था, तो इसमें पिछले जन्म और अगले जन्म का ही बताया जाता है कि ये हो सकता है। तो पिछले जन्म का ही ये कुछ है जो इस जन्म पे मुझे नजर आ रहा है। तो हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारी जो भी चीज है, वो सब हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं नजर आती है। अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी राखी होती है किसी भी साल, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, ये मुहूर्त है और ये मुहूर्त नहीं है, हाँ, ये भद्रा काल है। ये भद्रा काल होता क्या है? और ये राखी के दिन आता है, तो क्या पूरे साल में बाकी दिन नहीं आता? हर 3.5 दिन बाद, 3.5 तिथियों बाद भद्रा काल आएगा। भद्रा काल का मतलब होता है विष्टिकरण। हमारे पंचांग में 5 फैक्टर होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। उसमें से जो विष्टिकरण है ना, उसको भद्रा काल कहा जाता है। और जो आदमी विष्टिकरण में पैदा हो गया, वो या तो दूसरों से काम नहीं करा पाएगा, या उसकी प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहेगी ही रहेगी। अपनी अपनी कुंडली सब चेक कर लेना। विष्टिकरण पंचांग के फैक्टर्स में 5वां फैक्टर है करण। उसमें अगर आपका करण विष्टि है, तो आपकी कुंडली प्रॉब्लमेटिक है। अब इसमें ग्रह क्या करेंगे? अगर मेरा 2-4 राजयोग बनते हैं, लेकिन विष्टिकरण सब कुछ नलीफाई कर देगा वहां पे बैठ के। ऐसी तिथि नलीफाई कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है, नलीफाई भी कर सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अदर देन प्लैनेट्स, जो चीजों को बुरा और अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब शनि मेष राशि में नीच का होता है, और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। लेकिन एक चीज होती है पुष्कर नवमान, और एक होता है वर्गोत्तम प्लैनेट। अगर कोई भी प्लैनेट नीच में बैठ के या तो पुष्कर नवमांश में या वर्गोत्तम में, तो भी वो बहुत बड़े बड़े राजयोग दे देगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है कुंडली का। एक बार राजयोग आने के बाद
सब बता देंगे कि नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ये राजयोग थे, लेकिन 10 साल पहले अगर किसी एक ने बोला होगा तो वो मैटर करता है। पोस्टमार्टम करना किसी भी चीज का बहुत आसान होता है। अगर आपको ठीक प्रिडिक्शन करनी है, ठीक गाइडेंस करनी है, तो यू हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट ऑल द टाइम। और मैंने पूरी पराशर होरा शास्त्र का अगर 10-20% भी रिसर्च कर लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी रिसर्च का टॉपिक है, ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है। पूरी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, तब जाके 50% पे पहुंचूंगा। तो अभी जैसे आपने बात करी कुंडली की, तो कुंडली क्या है? कुंडली जब बच्चा पैदा होता है, एम्बिकल कॉर्ड कटती है, उस लोकेशन से, धरती के उस लोकेशन से पूरे ब्रह्मांड का स्क्रीनशॉट कुंडली है। पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री है। अब कोई प्लेनेट किसी राशि में है, कोई प्लेनेट किसी राशि में, कोई प्लेनेट किसी राशि में, उस एरिया से उस ब्रह्मांड का उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसकी कुंडली के हिसाब से हमने सारे फैक्टर्स नोट कर लिए और उसके हिसाब से हम उसको गाइडेंस। तो इसका मतलब ये है, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे प्लैनेट्स का कैसे उसके ऊपर असर पड़ा था, वो सारा अब वो कुंडली है। हाँ, मैं आपको बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ। कलकत्ता में सनराइज होता है, उसके बाद गुजरात में सनराइज होता है। सुबह 6 बजे मान लो कलकत्ता में सनराइज हुआ और 6:15 गुजरात में सनराइज हुआ, तो कितने मिनट का गैप आ गया? 15 मिनट का। कलकत्ता में एक बच्चा पैदा हुआ और गुजरात में एक बच्चा पैदा हुआ संडे मॉर्निंग को। कल दोनों 6 बजे हुए। कलकत्ता वाला संडे को पैदा हुआ है क्योंकि अभी वहां पे सनराइज हो चुका है, और गुजरात वाले में अभी सनराइज नहीं हुआ, लेकिन वो उसी टाइम पे पैदा हुआ है। तो वो एज पर हिंदू कैलेंडर वो सैटरडे को पैदा हुआ है, क्योंकि सनराइज पे ही दिन चेंज होता है एज पर पंचांग। तो उसका वारपति हो गया संडे, उसका वारपति हो गया सैटरडे। अब जिसका सैटरडे वारपति है और जिसका संडे वारपति है, तिथि वार नक्षत्र योग और करण के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सिर्फ वार चेंज होने से कितना बड़ा चेंज आएगा कुंडली में, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक डिग्री का फर्क पड़ता है। और एक सवाल और आया मेरे पास में अचानक ही, कुंडली अगर हम बना रहे हैं, आपने बोला स्क्रीनशॉट है, तो मैं यहाँ था जब मैं पैदा हुआ, तो आपने कहा सन इस डिग्री पे था, ये इतनी डिग्री पे था, इस हिसाब से था। तो ये जो बनाए गए है, ये तो बहुत साल पहले बनाया गया है। आज तो साइंस में आ गया, सब कुछ आ गया। टाइटली बताऊं? हाँ। 5300 साल पहले बनाया गया। और तो सारी चीजें आज के सॉफ्टवेयर से भी मैप कर रही है। आज के सॉफ्टवेयर में तो अभी भी गलत चीजें हैं। उस टाइम जो पराशर जी ने या वेद व्यास जी ने लिखा था, उनको तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। और इतने साल पहले प्रेडिक्शन कैसे किया? मतलब उस टाइम पे तो, आज तो चलो मैं साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूँ, हमारे ऋषि मुनि हमसे कई हजार गुना मॉडर्न थे। जो पुष्पक विमान था ना रावण का, वो आज के एयरबस 320 से कई ज्यादा मॉडर्न था, क्योंकि उसको उतरने के लिए रनवे नहीं चाहिए होता था। अगर रावण ने डिसाइड किया कि यहाँ उतरेगा तो वो यहीं उतरेगा, वो ऑन द स्पॉट अपने उतरने का वो बना लेता था। तो आप उनकी टेक्नोलॉजी को हमारी टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी से कंपेयर मत करो। दे वर फार मोर बेटर। हमें लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज बेटर है, लेकिन दे वर फार मोर बेटर। यहीं पे एक और क्वेश्चन है। अब स्क्रीनशॉट था, आपने कहा कि कुंडली बना रहे हैं, तो आपने कुंडली बनाई, एक और एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली बनाई, और तीनों ने, चारों ने बनाई। सबकी कुंडली सेम ही है। कुंडली सेम है, पर सबके एनालिसिस क्यों अलग है? कि कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कोई केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में ना पॉल्यूशन बहुत, हम इसमें कोई लाइसेंस तो मिलता नहीं है कि कौन कैसा एस्ट्रोलॉजर है, कौन कैसा एस्ट्रोलॉजर है। और ये लाइसेंस ना मिलने, एक डॉक्टर में तो प्रोटोकॉल होता है, ये टिक किया, ये टिक किया, इसमें कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं। न्यूमरोलॉजी वालों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है और एस्ट्रोलॉजी वालों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसलिए एनालिसिस डिफरेंट आता है। और मैं तो किसी साइंस को बुरा या भला नहीं कहता, हर साइंस अपने आप में ठीक है, बट आई एम दी स्टूडेंट ऑफ पराशर होरा शास्त्र एंड जैमिनी सूत्रम। तो बाकियों की अगर बात करके चले, वो कब इवॉल्व हुई? जैसे आप ये इसकी बात कर रहे हो, नो कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडिया में कुंडली सिस्टम है, वो पराशर ऋषि ने इवॉल्व करवाया है। हाँ, और पराशर ऋषि के भी सीखा तो उन्होंने भी किसी से है। नारद थे, गर्ग थे, नारद ऋषि हुए हैं, गर्ग ऋषि हुए हैं, अत्रि ऋषि हुए हैं। ये सब एस्ट्रोलॉजी के सीक्वेंस में आते हैं। 18 ऋषि से जो एस्ट्रोलॉजी में महर्षि की उपाधि है जिनको, उसमें से पराशर, व्यास और जैमिनी ऋषि तीनों। सबसे पुराना भी यही है वैदिक? सबसे पुराना जो वैदिक कल्चर है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ। ब्रह्मा के बाद नारद, नारद के बाद सूर्य, और सूर्य के बाद आगे आगे बढ़ते बढ़ते पराशर जी के बाद मैंने आपको बताया, मतलब पराशर जी ने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। डॉक्यूमेंट करना पराशर जी ने शुरू किया, बाकी उससे पहले वर्बल होता था। जो आपने बोला कुंडली का, थोड़ा उसको जस्टिफाई भी किया। यूनिवर्स बनता है फिर खत्म होता है, यूनिवर्स बनता है, ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन इस पूरा यूनिवर्स बनना और खत्म होना। तो बेसिकली ब्रह्मा जी ही देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर तीनों ही कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है शक्ति के द्वारा। हर मॉनिटर का एक मॉनिटर है, हर
कंपनी का एक ऑडिटर है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें इन चीजों में नहीं जाना चाहिए कि मॉनिटर कौन कर रहा है, हमें इस पे जाना चाहिए कि इस चीज से हमें फायदा कैसे मिल सकता, और फायदा कभी भी उपाय से नहीं, गाइडेंस से मिलता। मैं आपके पास आया एग्जांपल के लिए, आपने मुझे गाइड कर दिया, बता दिया कि आपके साथ ये होने वाला है। अब उससे मैं क्या कर लूँगा? अगर चेंजेस नहीं है मेरे हाथ में कुछ, मुझे कोई भी एग्जांपल बता दो। एग्जांपल के लिए आपने मेरी कुंडली देखी और मेरी कुंडली के ऊपर बताया कि आपका जो आने वाला 1 साल है ना, उसमें हेल्थ इश्यूज रह सकते। मैं आपको बोलूंगा बाहर का नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी, स्मोक नहीं करनी, जिम जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, नेचुरोपैथी की तरफ फोकस करना है। तो वो जो हेल्थ इशू है जो बहुत बड़ा हो सकता था, उसको हम किसी तरह कंट्रोल करेंगे ना, गाइडेंस की तरह। हाँ, मैं आपका हेल्थ इशू मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उस हेल्थ इशू को मैं बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी तरह कंट्रोल तो किया जा सकता है। वो जो 1-1.5 साल खराब है, मेरे को एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने 2013 में बोला था, 18 तक कोई काम मत करियो, अपने आप को सिर्फ ट्रेन कर, एजुकेट कर, 19 से काम शुरू करियो। 13 से 18 जो किया सब खराब हुआ। किसी ने मेरे पैसे मारे, किसी ने मेरे को धोखा दिया, किसी ने थप्पड़ मारा, मतलब जिसे कहते हैं ना, धुलाई हुई दुबा के। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं घर की बात करके चलूँ, अभी आपने कुंडली के अंदर घर की बात करी थी कि ये वाला घर नीच का है, तो थोड़ा सा घर भी समझाओ मुझे, क्या होते हैं घर? घर कुछ नहीं होता भाई, पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री है, उसको 12 राशियों में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। कोई भी चीज होगी 360 डिग्री होगी, कोई भी व्यू होगा किसी भी चीज का, चाहे जितना मर्जी दूर हो जाए 360 डिग्री होगा, उसको 12 राशियों में कन्वर्ट कर दिया। एक राशि 30 डिग्री की है, वो 12 राशियां हो गई। अब सूर्य उदय के टाइम पे जब सनराइज होता है किसी भी लोकेलिटी का, एक राशि में होता है। अप्रैल में होता है वो एरीज में, मई में होता है टॉरस में, जून में होता है जेमिनी में, जुलाई में होता है ये कैंसर में। तो जब सुबह सनराइज होता है तो फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है, हमारा लगन और सन की डिग्री सेम होती है। लगन मतलब असेंडेंट, असेंडेंट और सन की डिग्री सेम होती है। उस टाइम पे सनराइज होता है किसी भी लोकेलिटी का ऑल ओवर यूनिवर्स, वो फर्स्ट हाउस हो गया। वहां से 30 डिग्री फर्स्ट हाउस, 30 to 60 सेकंड हाउस, 60 to 90 थर्ड हाउस, ऐसे पूरा 360 घूम जाएगा, 12 घर हो जाएंगे। ऐसे पूरे घर डिसाइड हो गए। प्लैनेट्स तो नजर आ ही रहे हैं, वो तो नजर आ ही रहे हैं, वो तो, और कोई भी प्लैनेट किसी ना किसी राशि में तो बैठा ही होगा। कभी ये होगा एक प्लैनेट में 2 या 3, एक राशि में 2 या 3 प्लैनेट बैठे हैं, कभी हर प्लैनेट एक एक राशि में बैठा होगा। तो उस हिसाब से हम सारा परमेंटेशन कॉम्बिनेशन देख के हम एनालिसिस शुरू करते हैं। अब घर का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ के ऊपर? घर का और प्लैनेट्स का, उनकी पोजीशन का, हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। इवन कि हम किस तिथि में पैदा हुए हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, किस वार में पैदा हुए हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, किस योग में पैदा हुए हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, किस करण में और किस नक्षत्र में। नक्षत्र का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, नक्षत्र पे ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि लोग राशियों में बात करते हैं, लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली बार कुंडली देखी थी तो उसमें रोहिणी नक्षत्र लिखा हुआ था। मैं कहा मैं रोहिणी में रहता हूँ और मेरा नक्षत्र भी रोहिणी है, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा याद है कि रोहिणी नक्षत्र ऐसा होता है। और अगर आप रोहिणी नक्षत्र में हो तो यू आर वेरी लकी, मान के चलो। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ऐसे 27 नक्षत्र। इन नक्षत्रों का भी रेलिवेंट है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है टाइम वैल्यू में, अगर देखा जाए तो 13 डिग्री 20 मिनट इंटू 27 फिर 360 आ गया। और एक नक्षत्र का जो आगे उप नक्षत्र करोगे तो 4 चरण बनते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट का एक उप नक्षत्र है, 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट इंटू 27, 360 डिग्री। और एक राशि 30 डिग्री होती है, 30 इंटू 12, 360 डिग्री। तो सब उस 360 डिग्री में। तो ये देखो ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मॉडर्न लोग, जो मानते नहीं इन बातों को। ये तो पूरा साइंटिफिक है। हाँ, तो साइंटिफिक है, तभी तो कहता हूँ प्रॉब्लम उनकी नहीं है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं खुद इस चीज को मानता हूँ कि जो चीज साइंटिफिकली आपको समझ ना आ पाए उसको आउटराइटली मानना नहीं चाहिए। लेकिन जब साइंस आपको समझ आ रही है, प्रॉब्लम है ये जो हमारी साइंस है ये ठीक तरह से नर्चर नहीं हुई, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अब आज तो मैंने ही कुर्ता पजामा पहना हुआ क्योंकि मेरे को किसी ने कहा कि आपको अपना टायर और ये सब चेंज करना चाहिए, और ये सब मुझे गिफ्ट किया मेरे ही क्लाइंट ने मेरे को। कोई अगर ये कुर्ता पजामा पहन के, टीका लगा के या कुछ भी करके अगर इस चीज का ऑफिस खोल ले तो हम उससे, हमें तो बेसिक्स भी नहीं पता ना, वो जो हम कह रहे हैं हम मान लेंगे। तो डॉक्टर, हमें डॉक्टरी के बेसिक्स आज के लिए सबको पता है, सबको पता है हमें फीवर होगा तो हमें पैरासीटामोल दी जाएगी। और अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि फीवर में पैरासीटामोल नहीं खानी, तो ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर से तो हम रिकन्फर्म करने जाते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है ना। तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स तो सबको ही आने चाहिए। और एक चीज होती है पंचांग, द हिंदू कैलेंडर, वो तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबको आना चाहिए, हिंदुस्तान में तो कम से कम। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस दिन राखी क्यों नहीं हो पा रही जबकि इस दिन बनती है, जन्माष्टमी क्यों नहीं हो पा रही, वृत तिथि
क्यों है, इतना साइंटिफिक कैलेंडर है ना हमारा हिंदू कैलेंडर, आप सोच भी नहीं सकते। इंग्लिश कैलेंडर तो कुछ भी साइंटिफिक नहीं है जितना हिंदू कैलेंडर साइंटिफिक। कुंडली की अगर बात करके चले तो कुंडली के अंदर जो घर है उसका थोड़ा सा रेलेवेंस बताओ। एक पहले वाले घर का मतलब क्या है, दूसरे घर का मतलब क्या होता है? पहला घर सेल्फ है, दूसरा घर धन भाव है, तीसरा घर भातृ भाव है मतलब भाई वाला है, भाई और वेंचर्स का है, चौथा घर माँ का है, माँ का प्रॉपर्टी का और कंफर्ट्स का, पांचवा संतान का है, एक्ल्ट साइंसेस का पांचवा घर है, संतान का पांचवा घर है, एजुकेशन का पांचवा घर है, मैनेजमेंट का पांचवा घर है, छठा घर रोग और ऋण का है। लेकिन लोगों को नहीं पता कि मासी और मामे का भी छठा घर है, क्योंकि चौथा घर माँ का है और तीसरा घर भाई बहन का है। तो चौथे से तीसरा कौन सा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, तो वो माँ के जो छोटे भाई बहन है उनका घर है। और जिसके छठे घर में बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उसको अपने मामे और चाचे और मासी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सातवां घर है अपोजिट जेंडर का, जिसमें ऐसी गर्लफ्रेंड, स्पाउस सब आ जाता है। आठवां घर है हमारा, सेकंड घर किसका था, फैमिली का, तो सातवें से सेकंड घर हुआ आठवां, हो गया आपके ससुराल का घर। नौवां घर एंसेस्टर्स का हो गया, 10वां घर पिताजी का हो गया, काम का हो गया। 11वां घर शोल्डर्स का, बड़े भाई बहन का, गेन्स का हो गया। 12वां घर कहते हैं लॉसेस का है, लेकिन 12वां घर लग्जरी का भी है क्योंकि एक्सपेंडिचर का घर है। तो 12वें घर में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर होगा, अच्छी चीज होगी। तो ऐसे घरों को वाइफरगेट किया हुआ है और इसमें तो बहुत डीप साइंस है, क्योंकि जितनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है ना, मैं तो बहुत एस्ट्रोलॉजी के पास घूमा हूँ, वो बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ाई जा रही है, जिसका प्रिडिक्शन वाइज उतना रेलिवेंट नहीं आ पा रहा। इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। जैसे अभी एक वो था, मुझे एक मैथ्स बताओ थोड़ी सी। आपने बताया था 5 फैक्टर्स है, एक तिथि है, एक बार है, तो तिथि 31 हो गए, 30 हो गए या 31 हो गए? तिथि 30 और 31 नहीं होंगी, तिथि 15 होंगी। अमावस्या से पूर्णिमा, अमावस्या हो गया नो मून, पूर्णिमा हो गया फुल मून। नो मून से फुल मून को 15 दिन लगते हैं, ठीक है। और अष्टमी होता है हाफ, जो हाफ होता है नो, सप्तमी के बाद अष्टमी शुरू हो जाती है, ये हो गए 15, और पूर्णिमा से अमावस्या हो गए 15, तो 30 दिन ऐसे कंप्लीट होते हैं। लेकिन 30 तिथियों में 29 दिन लगते हैं। कभी कभी आपने सुना है एक नवरात्र ही गायब हो गया, मतलब 5वें के बाद छठा नहीं आया, 7वां नवरात्र आया, ऐसा क्यों होता है? कोई इसकी रीजनिंग मेरे पास है, मैं पीछे पड़ गया यार, ऐसा क्या है? 5वें बाद 7वां नवरात्र आ गया, छठा कहाँ गायब हो गया? उस तिथियों में ना सनराइज नहीं आती, वो एक दिन के सनराइज के बाद तिथि उत्पन्न होती है और दूसरे दिन की सनराइज से पहले खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं टूटी तिथि। और कुछ तिथियों में 2 सनराइज होती हैं, जिसको बोलते हैं वृद्धि तिथि। तो जिन तिथियों में सनराइज एनकाउंटर नहीं होता, उन तिथियों में अगर आप पैदा हो गए हो, वो भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वो निकाले कौन? वो दुनिया के किसी सॉफ्टवेयर में नहीं नजर आएगा, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। एक चीज आपको अगर मैनुअली करनी पड़ जाए ना आज की डेट में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, तो उसके पसीने निकल जाएंगे, उसको कॉन्सेप्ट्स मैनुअली पता ही नहीं है। मैं आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से सन की डिग्री बता सकता हूँ, कुंडली में सन की डिग्री क्या होगी। और इतना इजी मैटर है कि जब मैं बता सकता हूँ कोई भी बता सकता है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है। हर महीने संक्रांति आती है, संक्रांति के दिन सन एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और सन एक दिन में करीबन 0.57 से लेकर 1.02 डिग्री तक घूमता है। मार्च की बात करते हैं, 14 मार्च को संक्रांति होती है, तो 21 मार्च को सन 7.5 डिग्री आगे होगा, क्योंकि सन रोज की 1 डिग्री चलता है। कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इन कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझ गए तो हाथ से कुंडली बनाना भी मुश्किल नहीं है, प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल नहीं है, और सामने वाले को गाइड करना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आजकल लोग ज्योतिष आचार्य नहीं है, उपाय आचार्य है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुंडली तो देखते ही नहीं, वो तो उपाय बता देते हैं पहले। मैं मान ही नहीं सकता कोई 5 मिनट में कुंडली स्टडी कर ले। 18 से 20 मिनट लगते हैं मुझे एक कुंडली को ढंग से स्टडी करने में। मैं मान ही नहीं सकता कोई 5 मिनट में कुंडली बता दिया। पराशर होरा शास्त्र या जैमिनी सूत्रम सिस्टम से कोई 5 मिनट में अगर कुंडली स्टडी करके आपको बता देता है, तो या तो मेरे को कुछ नहीं आता या वो फेक है। और जैसे आपने बताया ये नहीं होता, उपाय नहीं होते, उपाय नहीं काम करते या कैसा है? उपाय प्लेसिबो इफेक्ट होते हैं। मंत्र, दान और फास्टिंग, उपवास, इसके अलावा अगर कोई उपाय है तो वो सिर्फ आपको कुछ कमाने के लिए उपाय है, वरना उसकी कोई जरूरत है नहीं। मंत्र तो हम ये कह रहे हैं चैंटिंग ऑफ मंत्र, जैसे किसी ने गायत्री मंत्र चैंट कर लिया। दान, किसी भी चीज का, किसी भी ग्रेन का, किसी भी चीज का दान करना। उपवास, फास्टिंग, जैसे एकादशी के उपवास है, आप एकादशी तिथि बोलो, तो अगर आप एकादशी के उपवास रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो मंत्र, दान और उपवास, इसके अलावा कोई रेमेडी को मैं सपोर्ट नहीं करता। हाँ, मणि भी एक रेमेडी बताई गई है, लेकिन आजकल उगलापन है मणि वाले केस में कि लोग 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए का सजेस्ट कर देते हैं।
इसलिए मैंने इसको अपने लाइफ के उपाय की कैटेगरी से अलग कर दिया। मणि मणि मतलब रतन, कोई कहता है ना नीलम पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, ये उपाय की कैटेगरी में हुआ करता था, मेरी उपाय की कैटेगरी से मैंने निकाल दिया। तो अभी दान की जैसे बात कर रहे हो, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी का दान होगा प्रॉब्लम्स के लिए? सिंपल दान है, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी के दान है, लेकिन दान जरूर है। जैसे मेरी शनि की दशा चल रही है, ठीक है, अगर मैं किसी मंदिर निर्माण में या किसी के गरीब के घर के निर्माण के लिए लोहा दान करता हूँ तो अच्छी बात है, मेरा शनि उससे स्ट्रांग होगा। किसी लोअर क्लास आदमी को या जो मेरा एम्प्लॉय है उसको उसकी पसंद की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देता हूँ तो मेरा शनि अच्छा होगा। तो दान की कैटेगरी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने किसी और चीज का दान कर दिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अगर किसी को आप अन्नदान दे रहे हो, गुरुद्वारे में यही तो फिलॉसफी चलती है, 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भूखा आएगा तो वो नहीं होगा, तो वो अन्नदान से ऊपर कोई दान नहीं माना गया। और अन्नदान पका हुआ या कच्चा? सामने वाले की भूख मिटनी चाहिए। जैसे मेरा क्या है कि आटा वाटा दाल चीनी दे दो किसी गरीब को ताकि उसका घर चलता रहे, पर किसी ने मेरे को बोला एस्ट्रोलॉजर ने कि पका हुआ खाना देना चाहिए, कच्चा नहीं देना चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर होगा। एक लाल किताब बुक को भी बड़ा प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। आज तक मुझे नहीं पता चला, उसके ऑथर्स तो मुझे पता है, किस ऋषि ने उस बुक को लिखा है मुझे पता है। पराशर वराशास्त्र पराशर जी ने लिखी है, जैमिनी सूत्रम जैमिनी जी ने लिखी है, ऐसे उनका मुझे नहीं पता कि वो किसने लिखे। तो फिर मैं लाल किताब के उपाय को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता हूँ। मैंने वरामीर की बुक्स पढ़ी है, वरामीर ऋषि ने लिखी है लाल किताब के बारे में। ये लाल किताब के उपाय ना नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा वो है, और एक नॉर्थ इंडियन चार्ट अलग बनता है, साउथ इंडियन चार्ट अलग बनता है, और इसके आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिंपल वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही नॉर्थ इंडियन चार्ट अलग है, साउथ इंडियन चार्ट अलग है। जैमिनी ऋषि वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया और उनकी कर्म भूमि नॉर्थ इंडिया में थी, क्योंकि पराशर और वेद व्यास जी बद्रीनाथ के पास रहते थे। बद्रीनाथ के पास आज भी एक पराशर गुफा है जहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, वही जगह थी जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी पराशर ऋषि ने। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट ही टीचर के पास आएगा ना गुरुकुल में, तो वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया है अपना कर्म भूमि में, सारी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ही पराशर ऋषि से पूरा सीखा। और फिर वो कुछ सालों बाद जब महाभारत खत्म हुई और वो साउथ इंडिया चले गए, और साउथ इंडिया में जैमिनी ऋषि की जो जैमिनी सूत्रम है उसकी एस्ट्रोलॉजी को बहुत हाइप मिली हुई है। अब जैमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बड़े अच्छी तरीके से करते हैं। मैं कुछ साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर को पर्सनली जानता हूँ जिसमें वो जैमिनी सिस्टम से मुझे बताते हैं, और मैं जैमिनी ऋषि की फिलॉसफी को ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है काकीनाडा, वहां पे जो हिंदू ब्राह्मण लोग हैं उनकी जब बच्चे को गर्ल को जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फर्स्ट होती है, वो उस टाइम को भी नोट करते हैं और उस टाइम की भी एक कुंडली बनाते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द गर्ल की भी कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली के हिसाब से पता चलता है इसके फेमिनिन ट्रेट्स, इसका डीएनए और इसके आने वाले बच्चे कैसे होंगे। कुछ नक्षत्रों में मेंस्ट्रुएशन होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जैसे भरणी नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और श्लेषा नक्षत्र है। अगर इनमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इनमें होती है तो लड़की टॉम बॉय हो जाएगी, उसके जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं कम हो जाएंगे। कुछ ऐसे नक्षत्र है, कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें उसको गायनिक इश्यूज बहुत आएंगे। अमावस्या +&-2 डेज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है किसी गर्ल का, वो ऋषि ने अच्छी नहीं बताई हुई। तो हर तिथि का, हर वार का, हर नक्षत्र का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से कनेक्शन उसमें दिया हुआ है। मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे लिए भी नया टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कितनी डीप है एस्ट्रोलॉजी। जैसे मैं पैदा हुआ उस टाइम की मेरी कुंडली बन गई, तो अब आज के टाइम पे मेरे पे वो नक्षत्र क्या असर डाल रहे हैं मैं वो देखूंगा सर। बिल्कुल। उसके बाद तो ग्रह तो घूम ही रहे हैं, लेकिन आपके रिजल्ट्स उस टाइम के ग्रह के हिसाब से आएंगे और उसकी टाइमिंग इस टाइम के ग्रह के हिसाब से हो। जैसे उस टाइम के ग्रह ने बोल दिया कि आपको राजयोग मिलेगा, मतलब एक समझो पासपोर्ट तो आपका बन गया। अब पोस्टमैन की ड्यूटी है ना कि वो आपके घर तक पासपोर्ट लेके आए। मान लो पोस्टमैन अच्छा नहीं है और एंटी आपसे, तो वो 1-2 महीने पासपोर्ट डिले कर देगा, लेकिन वो पासपोर्ट रिजेक्ट तो नहीं कर सकता ना, पोस्टमैन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है ना। यही बात है ट्रांजिट की। अगर ट्रांजिट आपका फेवरेबल नहीं है तो आपको कभी भी राजयोग मिलने में डिले हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली राजयोग कंफर्म कर रही है साल बाद मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब मरोगे नहीं राजयोग हो गए बिना। तो ट्रांजिट का जो काम है, जो रोजमर्रा के ग्रह घूम रहे हैं हमारे आसपास, वो सिर्फ ट्रांजिट का काम कर रहे हैं। वो पासपोर्ट हमारा बन चुका है, वो लेके नहीं आ रहा, और अगर हमारा पोस्टमैन हमारी जान पहचान का है तो वो लेके आएगा फटाफट। तो अगर बात करके चले ओवरऑल 2024
कैसा रहेगा आपके हिसाब से? मैं कोई जनरल प्रिडिक्शन देता ही नहीं हूँ। आपकी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ, अपनी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ, कोई मेरे पास आएगा उसको प्रिडिक्शन दे सकता हूँ या गाइडेंस दे सकता हूँ। ओवरऑल अगर माहौल की बात करके, जैसे मैंने अभी क्या देखा, मैंने यूट्यूब पे एक लड़का देखा, उसने प्रेडिक्ट कर रखा था वॉर होने वाली है इजराइल और हमास वाली, और उसने मैप पे बकायदा मार्क कर रखा था यहाँ होने वाली है, और उसने कहा था यहाँ पे सोलर का ये असर होने वाला है, ये होने वाला है, और उसने अटैक से कुछ टाइम पहले बोला, और उसने बोला विद इन 4-5 डेज देखना कुछ होगा। अजरबैजान, अर्मेनिया, इजराइल, हमास, चाइना, ताइवान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तो चलो डूब ही गया, रशिया विद यूक्रेन एंड अमेरिका ऑल्सो, बहुत सारे चीजें चेंज होने वाली हैं अगले 2-3 साल में, और आपको वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल नजर आएगा, और डॉलर डाउन होगा, और डॉलर के सब्स्टिट्यूट निकलेंगे बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर। मतलब माहौल तो 2025-26 में ज्यादा खराब होगा, 24 में इतना खराब नहीं होगा। पर 26 का मैंने और भी लोगों से सुना है कि 26 इज नॉट गुड। 3-4 वजह मर्ज हो रही है। पहले तो भविष्यवाणी एक उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक संत खत्म हुए, उन्होंने बुक लिखी थी, वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने बुक में लिखा है कि 2025-26 खराब है। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। 2026 इज द ओनली ईयर जिसमें 4 ग्रहण आएंगे, 4 ग्रहण विद अधिक मास। अधिक मास एक पल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, एक महीना बढ़ जाता है हिंदू में। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये हमेशा बहुत बुरा कॉम्बिनेशन होता है। 2026 में आना है ये। इससे पहले कब आया था? इससे पहले आया था 1984 में, जब इंदिरा गांधी एसोसिएशन 83-84 के पीरियड में आया, तब इमरजेंसी भी लगी, इंदिरा गांधी की डेथ भी हुई। अधिक मास और ग्रहण का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो प्रॉब्लम आती है। 2026 में होना है, तो 2020 में भी था अधिक मास, तो अधिक मास के ईयर्स में प्रॉब्लम आती है, और इस 2026 में तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। वर्ल्ड वॉर, अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल डिजास्टर, और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी एसेंशियल चीजों की। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी उस टाइम। रेडी रखो, प्रोटेक्टेड रहो, इम्यूनिटी अच्छी रखो, कैश इन हैंड रखो, और अपनी कम्युनिटी बेस अच्छी रखो। देखो, जीतता वही है जिसकी कम्युनिटी अच्छी होती है। सिक्स की सरदारों की कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, मुस्लिम्स की कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। अब हिंदू की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अब हो रही है धीरे धीरे। स्पेशली हिंदू में मैं आपको बात बताऊं, जो खत्री पंजाबी है ना, जो आप वो खन्नास, मैं भी खत्री पंजाबी हूँ, इनकी कम्युनिटी बहुत वीक है। इनको बड़ी अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। एक पंजाबी खत्री दूसरी पंजाबी खत्री की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, जितनी सिक्स में नजर आती है, या ब्राह्मण्स में नजर आती है, या ठाकुर में नजर आती है। तो हमें भी अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए, और कम्युनिटी स्ट्रांग हमेशा स्पिरिचुअलिटी से होती है, कभी भी ध्यान में रखना। जैन की कम्युनिटी स्ट्रांग है, कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इजराइल क्यों इतना ऊपर है, इस पे कोई आंख भी नहीं उठा सकता। इंडिया में भी कोई आंख नहीं उठा सकता इजराइल की वजह से, और इजराइल पे तो कोई आंख नहीं उठा सकता। कम्युनिटी, जो ज्यूस है अपनी कम्युनिटी के लिए कितना कुछ करते हैं। यहूदी को स्ट्रांग करने में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वो चीज ही होती जो उनका कम्युनिटी बैकअप था। कम्युनिटी स्ट्रांग करके चलोगे, या इम्यूनिटी स्ट्रांग करके चलोगे, फाइनेंसेस स्ट्रांग करके चलोगे, रिलेशन स्ट्रांग करके चलोगे लोगों के साथ, तो आराम से निकल जाएगा वो टाइम में। तो अभी आपने बोला कि कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम, तो क्या ये खाली हिंदू के लिए काम करती है एस्ट्रोलॉजी, या सबके लिए काम? क्योंकि अंग्रेज तो नहीं मानते इन बातों को। आपको पता है, सबसे बड़े जो स्कॉलर्स थे एस्ट्रोलॉजी के, उसमें से एक स्कॉलर है अल बरूनी। और अल बरूनी क्या लिखता है कि दुनिया की जितनी साइंस है वो एक तरफ, और पराशर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक तरफ। अल बरूनी की एक बुक आती है, एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय अल बरूनी। ही वाज द पर्शियन स्कॉलर एंड अ मुस्लिम पर्सन, और उसने अरेबिक पार्ट्स और रमल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी। वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी की एडॉप्टेशन है, और अल बरूनी की बुक में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वो इंडियन स्कॉलर से भी कई गुना इंटेलिजेंट आदमी था। मैं उसकी बुक को जब पढ़ता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। को एस्ट्रोलॉजी सब पे काम करती है, बस इसको प्रिडिक्टिव टूल नहीं लेना, गाइडेंस वाले टूल लेना। तो चलिए, सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और बहुत साइंटिफिकली अच्छा पॉडकास्ट था। आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है मेरे दिमाग में। अगर मैं अपनी पराशर और शास्त्र को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाया, तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। आई हैव टू बैक एवरीथिंग विद दिस साइंस, इवन एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत गहरा कनेक्शन है, उस बारे में कभी और बात करें।